The position vectors of points A and B are 2i, negative j, and 3i plus 2j respectively. Find the position vector of point P dividing the line segment joining A and B in the ratio 3:4 internally. यहाँ पर इस सिचुएशन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर A है जो कि हमारे पास +2 जाता है हमारे x एक्सिस में और -1 जाता है हमारे y एक्सिस में, और इसी तरीके से हमारे पास एक वेक्टर b है जो कि +3 जाता है हमारे x एक्सिस में और +2 जाता है हमारे y एक्सिस में। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि a और b, ये पॉइंट a है ये पॉइंट b है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, और इस लाइन पर एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P इस लाइन को रेशो 3:4 में डिवाइड कर देता है। और ये पहले, यानी कि अगर मैं इस लाइन पर 7 हिस्से ड्रॉ करूँ तो इस लाइन के एक तरफ 3 हिस्से आएंगे, इस पॉइंट के एक तरफ 3 हिस्से आएंगे, एक तरफ 4 हिस्से आएंगे, और पहले 3 हिस्से आएंगे फिर 4 हिस्से आएंगे, क्योंकि पहले 3 यहाँ पर लिखा हुआ है फिर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि इसने कहा है अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, उसने ये नहीं कहा अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड ए। तो ए बी लाइन सेगमेंट और बी ए लाइन सेगमेंट में जो हम लोग इस तरह से रेशो की बात करेंगे तो वो उन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर ये बी ए होता तो पॉइंट भी इधर आता, पहले 3 हिस्से होते फिर 4 हिस्से होते। यहाँ ये अगर ए बी ही होता और 4:3 होता तो पहले इधर 4 हिस्से होते फिर इधर 3 हिस्से होते। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इसका पोजिशन वेक्टर है पोजिशन वेक्टर पी, तो इसको हम लोग कह देते हैं पोजिशन वेक्टर पी, इसको मैं पी वेक्टर कह रहा हूँ। हमने निकालना है कि ये पी वेक्टर क्या है, यानी इसकी हमने ये यूनिट वेक्टर नोटेशन निकालनी है कि कितना एक्स एक्सिस में जाता है कितना वाई एक्सिस में जाता है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और इसका वाई कंपोनेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब चूंकि हमने P निकालना है और हमें A और B के बारे में पता है तो हमें इधर से कोई रिलेशन निकालनी होगी। तो क्या A और P वेक्टर के दरमियान कोई रिलेशनशिप है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं A वेक्टर के अंदर ऐड कर दूँ AP वेक्टर को, इस वेक्टर को अगर मैं इसको वेक्टर कंसीडर करूँ तो इसका आंसर मेरे पास P वेक्टर आएगा। और मैंने A वेक्टर और P वेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप निकाली है और ये हेड टू टेल रूल्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद ऊपर अगर हम लोग जाएं बी वेक्टर के केस में तो अब यहाँ पर पहली मेरे पास इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें मेरे पास ए बी वेक्टर भी है जिसका बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे एक दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। मैं बी वेक्टर और पी वेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप निकालता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप निकालूँ तो मैं देखता हूँ अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब बी वेक्टर और पी वेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप निकालूँ तो मेरे पास उस रिलेशनशिप में जो दूसरा वेरिएबल हो वो हो पी बी वेक्टर, बजाय इसके कि मेरे पास हो बी पी वेक्टर। अब इसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पी भी चाहता हूँ बी पी नहीं चाहता। तो यहाँ पर एक जो डायरेक्ट तरीका लग रहा है वो तो है कि हम बी वेक्टर में बी पी वेक्टर को ऐड करें तो मेरे पास पी वेक्टर आ जाए, लेकिन मैं बी पी नहीं चाहता, मैं पी बी चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर तो वो मेरे पास बी वेक्टर बनेगा। तो मैं इस तरह से बना देता हूँ। तो मेरे पास होगा बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, और जो दूसरी एक्सप्रेशन बनती वो होती बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, लेकिन मैं बी पी नहीं चाहता और उसका रीज़न अब आपको पता चलेगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गए और मेरे पास तीन अननोन्स हैं, पी वेक्टर, ए पी वेक्टर और पी बी वेक्टर। मुझे एक तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। अब जो मैं तीसरी इक्वेशन निकालूंगा वो इस केस में मेरे लिए पी बी और ए पी के लिए निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि मैं ए पी और बी पी के लिए निकालूँ। और उसका रीज़न आप अगर आप देखें तो हमें पता है यहाँ पर कि हमारे पास जो रेशो है वो है 3:4। अब मैं इस रेशो के लिहाज से भी ए पी और पी बी की एक रिलेशनशिप बना सकता हूँ जो कि कुछ इस तरह से होगी कि ए पी वैक्टर डिवाइडेड बाय पी बी वैक्टर। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो इन दोनों की रेशो चूँकि है तो ये बन जाएगा 3:4, 3 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता था ए पी वैक्टर डिवाइडेड बाई बी पी वैक्टर इज इक्वल टू 3:4, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस चेंज होती और चेंज डायरेक्शन में उनको डायरेक्ट डिवाइड कर कर हम कभी भी इस तरह से अपनी रेशियोज पर नहीं पहुंच सकते थे, उनके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना पड़ता और इधर से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से मैंने पी बी के केस में
इक्वेशन बनाना पसंद की। तो मेरे पास जो अब तीसरी इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास होगी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 4AP फैक्टर इज इक्वल टू 3PB फैक्टर। तो मेरे पास अब तीसरी इक्वेशन बनी है 4AP फैक्टर इज इक्वल टू 3PB फैक्टर। मेरे पास तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये रही मेरी पहली इक्वेशन, ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन और ये रही मेरी तीसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकता हूँ पी वेक्टर के लिए बड़ी ज़्यादा आसानी से। तो इन तीनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। तो अगर आप ऊपर देखें, मैं ऊपर से ए पी वैक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी बी वैक्टर की वैल्यू निकाल कर इनमें पुट कर देता हूँ, तो मैं आसानी से अपने पी वैक्टर को निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं अपने ए पी की वैक्टर की वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है ए पी वैक्टर इज इक्वल टू पी वैक्टर नेगेटिव ए वैक्टर। और अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं निकालूंगा अपने पी बी की वैल्यू, वो मेरे पास डायरेक्ट आ रही है, पी बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर नेगेटिव पी वैक्टर। और अब मैंने सिंपली इनको इस 3 इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने सिंपली इनको इस 3 इक्वेशन में पुट कर देना है। 4p वैक्टर नेगेटिव a वैक्टर इज इक्वल टू 3b वैक्टर नेगेटिव p वैक्टर। और यहाँ पर से मैं यहाँ पर अब मेरे पास जो है ए बी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर से p निकाल सकता हूँ। a मेरे पास क्या है, p वैक्टर नेगेटिव a वैक्टर है मेरे पास, a वेक्टर है मेरे पास 2i नेगेटिव j, 2i नेगेटिव j, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये होल ब्रैकेट में आकर ये पॉजिटिव j बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 b वेक्टर भी मुझे पता है जो कि है मेरे पास 3i प्लस 2j, तो 3i प्लस 2j, और चूंकि ये नेगेटिव ब्रैकेट के उस तरफ है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव p वेक्टर। और यहाँ पर से मैं क्या करूँगा कि अब मैं इनको मल्टीप्लाई आउट कर सकता हूँ। तो 4p वैक्टर नेगेटिव 8i वैक्टर प्लस 4j वैक्टर इज इक्वल टू 9i वैक्टर, 9i यूनिट वैक्टर प्लस 6j यूनिट वैक्टर नेगेटिव 3p वैक्टर। और ये बन गई मेरे पास मेरी इक्वेशन। यहाँ पर से मैं एक तरफ कर लेता हूँ अपने p वैक्टर को और एक तरफ कर लेता हूँ अपने i and j यूनिट वैक्टर्स को। तो ये मेरे पास होगा 4p वैक्टर प्लस 3p वैक्टर इज इक्वल टू 9i यूनिट वैक्टर प्लस 6j यूनिट वैक्टर प्लस 8i यूनिट वैक्टर नेगेटिव 4j यूनिट वैक्टर। 7p वैक्टर इज इक्वल टू 17i वैक्टर प्लस 2j यूनिट वैक्टर, तो 9i प्लस 8i 17i 6i नेगेटिव 6j नेगेटिव 4j प्लस 2j। यहाँ पर से मैं अपना p वेक्टर निकाल लूँगा एज 17 डिवाइडेड बाय 7i वेक्टर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7j वेक्टर। तो ये मैंने निकालना था, जो कि मैंने निकाल लिया है अपने p वेक्टर की यूनिट वेक्टर नोटेशन। ये कैसा वेक्टर है जो कि 17 डिवाइडेड बाय 7 एक्स कंपोनेंट है जिसका, और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 इसका वाई कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने अपने सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब एक चीज़, इस सवाल को हमने थोड़े लेंथी मेथड से अभी सॉल्व किया है, हमने पूरी तमाम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, वो बेसिकली इसी की डेरिवेशन है। तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये रेशो दी गई है। तो अगर मैं सब कुछ जनरल कर दूँ और यहाँ इस रेशो को मैं कहता हूँ m रेशो n, जिसमें m पहला वाला लेटर है और n दूसरा वाला लेटर है, ये इंपॉर्टेंट है, n रेशो m के लिए उसके मुताबिक इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो जो मेरे पास रेशो दी जाए, अगर मेरे पास m रेशो n दी जाए जिसमें m मेरे पास पहला लफ्ज़ हो और n मेरे पास दूसरा लफ्ज़ हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक जनरल इक्वेशन बना सकता हूँ जिसमें मैं डायरेक्टली पुट करके सब कुछ निकालूंगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ तक हम आए थे, यहाँ तक काफ़ी चीज़ें जनरल है, p वेक्टर जनरल है, नेगेटिव a वेक्टर जनरल है, b वेक्टर जनरल है। जनरल का मतलब ये है कि मैंने अभी इनमें वैल्यूज़ नहीं पुट की। a वेक्टर है तो मैंने इसकी वैल्यू नहीं पुट की, कोई और एक वेक्टर होता तब भी ये काम कर जाता ये फॉर्मूला। लेकिन दो चीज़ें जनरल नहीं हैं और वो हैं 4 और 3। ये मैंने असली रेशो की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हुई हैं, तो मैं इनको भी जनरल बना देता हूँ कि मेरे पास अब ये 4 दूसरा वाला नंबर था, तो मैं इसको कहूँगा n p रेशो p नेगेटिव
पी वैक्टर नेगेटिव ए वैक्टर इज इक्वल टू एन इंटू बी वैक्टर नेगेटिव पी वैक्टर। मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक फुल जनरल फॉर्म बन गई है जिसके अंदर मेरे पास जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आ जाए, रेशो की जो मर्जी वैल्यूज़ आ जाए, ए की जो मर्जी वैल्यूज़ आ जाए और बी की जो मर्जी वैल्यू आ जाए, मुझे बार बार ये सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इसमें पुट कर दूंगा। उसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और पी को यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ पी के लिए। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एन पी वैक्टर नेगेटिव एन ए वैक्टर इज इक्वल टू एम बी वैक्टर नेगेटिव एम पी वैक्टर। और यहाँ पर से आप लोग p को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा एन पी वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर इज इक्वल टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर। यहाँ पर से आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने p को कॉमन ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा p वैक्टर इंटू एन प्लस एम वैक्टर, और इस एन प्लस एम को उधर जाकर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर, इधर आप उधर आकर डिवाइड कर देंगे एम प्लस एन जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया है। ये हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया है। आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं और जब भी इस किस्म का सवाल है इस किस्म का तो आप उसमें डायरेक्ट अपनी रेशोज़ की वैल्यू पुट करें। पहली वाली रेशो इस फार्मूले में जब ये वाला मैंने फार्मूला निकाला है तो मैंने रेशो अज्यूम की है एम रेशो एन, जिसमें एम पहली है। अगर आप एन रेशो एम अज्यूम करेंगे तो ये नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, यहाँ एन रखेंगे और फिर यहाँ एम रखेंगे। तो ये फार्मूला तब है जब मेरे पास रेशो हो एम रेशो एन और मेरे पास वेक्टर नंबर ए हो वेक्टर नंबर बी हो और मैंने जो निकालना हो मेरे पास ए बी के ऊपर एक इंटरनल रेशो हो, एक इंटरनल रेशो हो और उसके मुताबिक मैंने ये अपना फॉर्मूला बनाया है। इसलिए इसी से डिराइव हुआ है। तो जब भी आपको किस तरह का सवाल है आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और आपके पास डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। इस केस में जो ये था।